बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब बच्चों, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम ना कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास इस तरह ग्राफ जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें मैंने डिफरेंट 5 पॉइंट लिए हुए हैं ए बी सी डी ई। इस हर एक पॉइंट के ऊपर मटेरियल का कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है तो वो वहां पे वो अटेन करता है और हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर में कि इलास्टिक रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन क्या है। तो तमाम की तमाम डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाली है। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग ना बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ स्टडी करने वाले हैं ना, तो वो दो चीजों के दरमियान स्टडी करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रेन, और स्ट्रेन को हम रिलेट करेंगे स्ट्रेस के साथ। ठीक है? तो अब हम लोगों ने इस एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे स्ट्रेन लिया हुआ है और डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस लिया हुआ है। ठीक है? अभी तक आप लोगों के माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा हुआ था कि हम लोग जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। बात आपकी ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई की, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, बट उस स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि ये मतलब क्या है। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप से एक्सपेंशन शो करेगा। ठीक है? इस एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसके रिएक्शन में हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। और वो स्ट्रेस का काम क्या है? वो काम ये है कि इस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लेके जाना। ठीक है? ये स्ट्रेस का काम है। अब देखो बच्चों, मेरे पास स्ट्रेस कब आई? जब मैंने यहां से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आया। मतलब कि पहले मैंने यहां तक स्ट्रेन प्रोड्यूस की, तब जाके मेरे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई। तो इसीलिए हम लोग जो है तो स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेन को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं और स्ट्रेस को डिपेंडेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन के ऊपर। और यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं और इन हर एक पॉइंट के ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब और ई पॉइंट का क्या मतलब। सारे के सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। बट ये पॉइंट आपके लिए समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया। ठीक है? अब मेरे पास बच्चों क्या है, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है? एक ग्राफ है, उसके ऊपर जो है तो मैंने क्या किया कि यूं एक लाइन ड्रॉ की, जो कि मैंने पॉइंट ए से, जीरो से पॉइंट ए तक, अभी आप इसको देखें। ठीक है? यहाँ पे मेरे पास जीरो है और यहाँ से ए पॉइंट तक। अब यहाँ पे देखें तो जीरो से ए तक मेरे पास ये जो लाइन है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां तक ए पॉइंट तक हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब हम जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ये बात हम कहाँ पे पढ़ते हैं? हुक्स लॉ में पढ़ते हैं। हुक्स लॉ ने हमें कहा कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन के ऊपर। ठीक हो गया? तो मैंने लिखा कि फ्रॉम ओ ए दिस सेक्शन फॉलोज हुक्स लॉ एंड हैज लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ओ से ए तक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है और ये मेरे पास लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक हो गया? अब स्ट्रेस ए से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अब देखिए, मेरे पास स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, सॉरी स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट स्ट्रेस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राफ टर्न हो गया है। जैसे यहां पे देखें तो इस पॉइंट पे अगर स्ट्रेन यहां पे है तो स्ट्रेस यहां पे है, इस पॉइंट पे बात करें तो स्ट्रेन अगर यहां पे है तो स्ट्रेस यहां पे है। बट अगर हम इस पॉइंट पे बात करें
तो अब स्ट्रेस कम हो गया है बट स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहां से ए से बी तक जो है, जो रीजन है, ये हमारे पास क्या कहता है, ओ बी, इसको हम कह देंगे ओ बी या ए बी कर दे, चले ठीक है, यहां से ओ को हटा दी, सॉरी मैं गलत हो गया। ए से बी जो रीजन है, ए बी पोर्शन वेयर द बॉडी हैज द एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बट ये रीजन जो है अब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओ से ए तक जो मेरे पास रीजन था वो क्या कर रहा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी रीजन को ओबे कर रहा था और मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन था। बट जैसे ही हमने ए को क्रॉस किया तो मेरे पास अब ये कर्व थोड़ा सा मुड़ गया, मतलब ये ग्राफ जो सीधा जाना चाहिए था वो अब मुड़ गया है। मुड़ने का मतलब ये है कि स्ट्रेन अब कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा। ठीक है, बट मैंने अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना ए बी, तो पोर्शन वेयर द बॉडी हैज द एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अब देखें मेरे पास, मैंने यहां से ओ से बी तक ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ये वाला, ठीक है, ये जो रीजन है ना इसको मैंने इलास्टिक रीजन कहा हुआ है। अब इलास्टिक रीजन कौन सा रीजन होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जहां पे पाई जाती है। अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि जब स्ट्रेस रिमूव हो और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ को रीअटेन कर ले, तो ऐसे रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन कहते हैं। अब मेरे पास ए तक तो मेरे पास क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी शो हो रही थी, ठीक है, बट वो इलास्टिक रीजन भी था। ठीक है, इलास्टिक रीजन का मतलब कि ए पॉइंट तक आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके उससे जो है तो फोर्स को रिमूव कर दें तो स्ट्रेस जो है तो वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी को ये ओबे करता है इस पॉइंट बी तक। अब ये पॉइंट बी तक आप इसके ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते रहो, स्ट्रेन प्रोड्यूस करते रहो, स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता रहेगा, बट इस बी पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जिसको हमने क्या कर, जिसके ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, वो मटेरियल इस बी पॉइंट तक जब आप उसको लेके आओगे, बी को अगर आपने क्रॉस नहीं किया, बी से पहले पहले वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीअटेन की एबिलिटी रखता है, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसे बी पॉइंट को हम लोग ना अपर ईल्ड पॉइंट भी कहते हैं और अपर ईल्ड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ईल्ड पॉइंट दो है, एक अपर ईल्ड पॉइंट है और एक लोअर ईल्ड पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ मटेरियल्स जो है तो वो मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईल्ड पॉइंट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्ट्रेस फॉर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब ईल्ड पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास मैक्सिमम लिमिट है किस चीज के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को ओबे करने के लिए। ठीक है, कि मतलब कि इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन कर ले। और फिर मैंने अगला पॉइंट लिखा कि आल्सो सम मटेरियल हैज लोअर यील्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब कुछ मटेरियल जो है तो वो उनके लिए लोअर यील्ड पॉइंट सी पॉइंट भी मौजूद है, कुछ यहां तक भी जाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम यहां से ना स्ट्रेस को और बढ़ाएं, डी की तरफ लेके जाएं, तो मैंने लिखा है कि उसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये क्या चीज है बच्चों, तो स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर एट पॉइंट डी कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड। मतलब कि डी पॉइंट तक, ये डी जो है ये हमारे पास किसी भी मटेरियल का वो पॉइंट है जहां तक वो ऑब्जेक्ट बगैर टूटे क्या कर सकता है, अपने ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक हो गया। बट अब यहां पे एक और चीज देखें कि मेरे पास अब ये जो डी है, डी की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट चला गया है किस रीजन में, प्लास्टिक रीजन में। मैंने यहाँ पे दो रीजन लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ इलास्टिक रीजन, एक लिखा हुआ प्लास्टिक रीजन। अब मेरे पास मोस्टली जो मटेरियल्स हैं वो बी के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं बी पॉइंट तक, तो ये उसका इलास्टिक लिमिट कहलाता है। बट जैसे ही वो बी को क्रॉस करेंगे तो वो चले जाएंगे प्लास्टिक रीजन में। और नाउ व्हाट इज प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक रीजन क्या है, ये वो रीजन है बच्चों जिसमें अगर एक दफा एक मटेरियल इंटर हो गया तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता।
उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आ रहा होगा कि मेरे पास प्लास्टिक रीजन वो रीजन है जहां पे एक दफा मटेरियल इंटर हो जाए जिस रीजन में, तो वहां से वो फिर अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं कि ये जो है तो अब कौन से रीजन में चला गया है, प्लास्टिक रीजन में चला गया है, और इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर मैं स्ट्रेन, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसके ऊपर स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा होगा। मैं एक लिमिट तक उसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या होगा, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दूं, तो अब एक लिमिट को जब मैं क्रॉस कर देता हूं, तो फिर क्या होगा कि अब ये स्प्रिंग के लिए बहुत मुश्किल होगा वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करना। तो ये अब स्प्रिंग जो है ये अपने प्लास्टिक रीजन में चला गया है, और इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को, कि जब ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में ना आ सके, इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब डी पॉइंट तक हमारे पास ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट अपने ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस को फील कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है बगैर टूटे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट डी, द बॉडी ब्रेक्स एट पॉइंट ई रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्चर स्ट्रेस। सिग्मा एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, डी से थोड़ा सा और आगे इसको लेके जाते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। मतलब क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको यू रोटेट करना शुरू करें, ठीक है। एक लिमिट तक आप उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इनिशियली आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट जब वो अपने ब्रेकिंग प्लास्टिक सिटी के रीजन में इंटर हो जाएगा, और जब आप उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस जब वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उतना आपको रेजिस्ट करता रहेगा, ठीक है। बट आप उस पॉइंट से डी से जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाओगे और बढ़ाओगे, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होते ही आपको एक चीज फील होगी कि आपकी वो फोर्स जो है ना, वो एकदम से आपको रिलैक्सेशन फील होगी। तो उसका मतलब क्या कि अब वो स्ट्रेस नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरे के पूरा ग्राफ जो है, अगर आपके पेपर में आ जाता है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ आपने ड्रॉ करना होता है। उसके ऊपर आपने डिफरेंट पॉइंट्स बताने होते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। उसके बाद मेरे पास इनके दरमियान प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बी जो है तो वो अपर यील्ड है, सी लोअर यील्ड है, डी जो है तो उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं, और ई को हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। और इसी तरह आपने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना बच्चों दो किस्म के मटेरियल आते हैं। एक को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स या डक्टाइल सब्सटेंसेस, और एक को हम ब्रिटल सब्सटेंसेस या ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। मतलब कि मेरे पास वो मटेरियल जिनके ऊपर में, जिनके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करूं मैं, और या जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते जाएं, ठीक है, और वो क्या करे, वो प्लास्टिक रीजन में इंटर हो जाए। ठीक हो गया। प्लास्टिक रीजन में जब वो इंटर हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है विच ब्रेक्स जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट। मतलब जैसे एक ऐसा मटेरियल के जैसे ही मैंने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया और वो टूट गया, जैसे ग्लास हो गया। ठीक हो गया। ग्लास के अंदर क्या होता है, हम जैसे उसकी इलास्टिक लिमिट को हम उसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि उसकी लिमिट बहुत ज्यादा कम होती है। हम जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम कॉपर की बात करें या लेड की बात करें, तो हम उनको घुमाते रहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो वायर्स यूज होती है, ये कॉपर की वायर्स है। हम उस कॉपर की वायर को यू घुमा घुमा के तोड़ रहे होते हैं ना, हम उसको घुमाई जा रहे होते हैं, घुमाई जा रहे होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि वो अपने किस रीजन में चला जाए, प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। अब वो वापस नहीं आ सकता अपने ओरिजिनल शेप में, और फिर हम उससे उसको और भी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक पॉइंट आता है और वो टूट जाता है। ठीक हो गया। तो वो मटेरियल जो कि अपने प्लास्टिक रीजन को अचीव कर सकते हैं, उन मटेरियल्स को हम लोग डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। और जो मटेरियल जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट टूट जाते हैं, तो उनको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं।
ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ करूंगा कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें। और अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।